नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑफिस में कुछ लोग जन्मजात लीडर क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते हैं? कुछ लोग हमेशा हंसते बोलते रहते हैं तो कुछ एकदम शांत रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल आरके। और मजे की बात तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों से चिढ़ जाते हैं जो हमारे जैसे नहीं होते। हम सोचते हैं कि ये इंसान इतना अजीब क्यों है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि कोई अजीब नहीं होता, बस सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। एकदम सही कहा काजल। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स में हैं या एक टीम चला रहे हैं, तो लोगों का दिमाग पढ़ना आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं फ्लोरेंस लिटार की इंटरनेशनल बेस्टसेलर किताब पर्सनैलिटी प्लस। इस एपिसोड में हम ह्यूमन साइकोलॉजी के उन 4 रहस्यों को जानेंगे जो दुनिया के हर इंसान को चलाते हैं: उत्साही, उग्र, निराशावादी, परफेक्शनिस्ट और शांत। हम जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ 2 मिनट बात करके किसी भी क्लाइंट, बॉस या पार्टनर की पर्सनैलिटी पहचान सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हैंडल करने की मास्टर स्किल सीखना चाहते हैं और अपने करियर या बिजनेस को 10 गुना तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर है। चलिए खुद को समझकर दूसरों को समझना सीखते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। कभी सोचा है कि एक ही घर में पले बढ़े 2 लोगों का स्वभाव इतना अलग कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो है। एक है जो आप जानते हैं हमेशा पार्टी की जान बना रहता है, और दूसरा बिल्कुल कोने में। हाँ, बिल्कुल कोने में चुपचाप बैठना पसंद करता है। या फिर कोई है जो हर काम की लिस्ट बनाता है, पूरी प्लानिंग, जबकि दूसरा बस देख लेंगे सोचकर शुरू कर देता है। हम सब इतने अलग क्यों हैं? आज हम इसी सदियों पुराने सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश भी उतनी ही पुरानी है। अच्छा। आज हम जिस रूपरेखा की बात करने वाले हैं, उसकी जड़ें करीब 2500 साल पहले हिप्पोक्रेट्स के समय तक जाती हैं। 2500 साल? जी हाँ, जहां मानव स्वभाव को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया था। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। मतलब क्या ये आज के इतने जटिल समाज के लिए थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। देखिए, आज की जो मॉडर्न पर्सनालिटी टेस्ट हैं, वो ज्यादा विस्तृत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये प्राचीन ढांचा आज भी काम का है, क्योंकि ये व्यक्तित्व की परतों के नीचे छिपी हमारी मूल प्रकृति पर ध्यान देता है। मूल प्रकृति मतलब हमारा स्वभाव। बिल्कुल। आज की चर्चा का मकसद किसी पर लेबल लगाना नहीं है, बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का एक जरिया खोजना है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, इन 4 स्वभावों को जानते हैं, उनकी ताकत और कमजोरियों को समझते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान हमारे रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकता है। जरूर। शुरुआत एक बहुत अच्छी मिसाल से करते हैं जो हमारे स्रोतों में दी गई है। सोचिए कि हम सब जन्म के समय संगमरमर या ग्रेनाइट के अलग अलग पत्थर की तरह हैं। एक कच्चा माल। हाँ, और हमारे माता पिता, हमारा माहौल, हमारे अनुभव, ये सब मिलकर हमें जिंदगी भर तराशते हैं, हमारा आकार बदलते हैं। लेकिन जिस पत्थर से हम बने हैं, हाँ, हमारी वो मूल प्रकृति, वो नहीं बदलती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रकृति और व्यक्तित्व के बीच का। अच्छा। प्रकृति, जैसा आपने कहा, वो कच्चा माल है, हमारा कोर ऑपरेटिंग सिस्टम। और व्यक्तित्व वो पोशाक है जो हम उस पर पहनते हैं, जो हमारे माहौल और अनुभवों से प्रभावित होती है। तो ये रूपरेखा हमें उस कच्चे माल को समझने में मदद करती है। बिल्कुल। कई बार हम किसी के बाहरी व्यवहार को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असल मुद्दा उसकी मूल प्रकृति में छिपा होता है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत मजेदार किस्सा है। बताइए। श्रोत की लेखिका और उनके पति फ्रेड के बीच अंगूर खाने के तरीके पर भी सहमति नहीं थी। अंगूर खाने पर? हाँ, मतलब लेखिका कहीं से भी कोई भी अंगूर तोड़कर खा लेती थी, जैसे शायद हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनके पति फ्रेड, जो स्वभाव से बहुत व्यवस्थित थे, उनके लिए ये तरीका सरासर गलत था। अच्छा। उनका मानना था कि अंगूर खाने का एक सही तरीका होता है। वो क्या है? एक बार में एक छोटा गुच्छा कैंची से करीने से काटना, ताकि बड़ा गुच्छा खराब न दिखे, सुंदर बना रहे। वाह। ये छोटी सी बात बहुत कुछ कहती है ना? यहाँ कोई सही या गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस दुनिया को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक सहज है, दूसरा व्यवस्थित। और जब हम इन बुनियादी अंतरों को नहीं समझते, तो अंगूर जैसी छोटी छोटी बातों पर भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसी अंतर को समझने के लिए वो 4 मुख्य स्वभाव सामने आते हैं। इन्हें हम कहते हैं लोकप्रिय आशावादी, मतलब
पॉपुलर सैंग्विन, ठीक है, पूर्ण निराशावादी यानी परफेक्ट मेलैंकोली, ओके। सशक्त क्रोधी, पावरफुल कॉलरिक और शांत संतोषी, पीसफुल फ्लेगमैटिक। ये नाम तो बड़े दिलचस्प है, लेकिन ये सिर्फ लेबल जैसे लगते हैं। असल जिंदगी में ये लोग कैसे दिखते हैं? चलिए लोकप्रिय आशावादी से शुरू करते हैं। मुझे लगता है वो सबसे पहले बात करना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा। लोकप्रिय आशावादी ये बहिर्मुखी, बातूनी और मजेदार होते हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो किसी भी कमरे में घुसते ही माहौल को रोशन कर देते हैं। ये कहानियों से भरे होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। बहुत एक्सप्रेसिव होते होंगे। बहुत ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ मजेदार होने की बात नहीं है। इसके पीछे बाहरी दुनिया से लगातार ऊर्जा और मान्यता पाने की एक गहरी जरूरत है। तो उनका सामाजिक होना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल, यही वजह है कि ऐसे लोगों के लिए अकेलापन या खामोशी थोड़ी असहज हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके बिल्कुल विपरीत, पूर्ण निराशावादी की। इनका नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये लोग हमेशा दुखी रहते होंगे। ये एक आम गलतफहमी है। तो फिर निराशावादी का यहाँ मतलब उदासी से नहीं, बल्कि गहराई, संवेदनशीलता और परफेक्शन से है। परफेक्शन? हाँ, ये अंतर्मुखी, गहरे विचारक और अक्सर बहुत कलात्मक होते हैं। ये हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। ये चार्ट, ग्राफ, सूचियों को पसंद करते हैं। मतलब सब कुछ व्यवस्थित। सब कुछ। इनकी दुनिया तार्किक और व्यवस्थित होती है। इनके लिए हर चीज का एक सही तरीका होता है, ठीक फ्रेट के अंगूर खाने की तरह। स्रोत में एक उदाहरण था उस महिला का जो अपनी अलमारी में हर बोतल और डिब्बे के लिए शेल्फ पर गोले और आयत बनाकर रखती थी, जी, ताकि सब कुछ अपनी सही जगह पर रहे। ये तो परफेक्शन का एक अलग ही स्तर है। हमें से ज्यादातर लोगों के लिए शायद ये अव्यवहारिक है, लेकिन एक पूर्ण निराशावादी के लिए ये सुकून देने वाला है। ऐसा क्यों? उनकी मूल प्रेरणा है व्यवस्था बनाए रखना और गलतियों से बचना, और उनका सबसे बड़ा डर है आलोचना। अच्छा, तो वो हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कमी ना निकाल सके। बिल्कुल। ये समझ में आता है। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, सशक्त क्रोधी। ये नाम भी थोड़ा डरावना लगता है। नाम पर मत जाइए। क्रोधी का मतलब गुस्सैल नहीं, बल्कि शक्तिशाली और गतिशील है। जन्मजात लीडर? हाँ, ये जन्मजात लीडर होते हैं। ये भी बहिर्मुखी होते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा लोगों से गपशप करने के बजाय काम पूरा करने और लक्ष्य हासिल करने में लगती है। तो ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा। लक्ष्य बनाना, फैसले लेना और दूसरों को प्रेरित करना इनकी खासियत है। इनकी मूल प्रेरणा है नियंत्रण और प्रगति। ये बदलाव लाना चाहते हैं। स्रोत में इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का उदाहरण दिया गया है, जी, जिनके लिए ताकतवर, निर्णायक और चुनौतीपूर्ण जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन क्या स्वाभाविक नेता होना हमेशा एक अच्छी बात है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि हर स्वभाव के सिक्के के दो पहलू होते हैं, और अंत में हमारे चौथे स्वभाव पर आते हैं, शांत संतोषी। ये नाम सुनकर तो शांति का एहसास होता है। और ये लोग होते भी ऐसे ही हैं। अच्छा। ये अंतर्मुखी, शांत, धैर्यवान और बेहतरीन मध्यस्थ होते हैं। ये वो लोग हैं जो तनाव के माहौल में भी शांति बनाए रखते हैं। ये बेहतरीन दोस्त और अच्छे श्रोता होते हैं। इनका मकसद क्या होता है? इनका सबसे बड़ा मकसद है शांति बनाए रखना और संघर्ष से बचना। ये आसानी से किसी बात पर तैश में नहीं आते और इनके दुश्मन लगभग नहीं होते। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और आपको उन पर विश्वास भी हो जाता है। बिल्कुल वही। तो ये है हमारे 4 मूल स्वभाव। लेकिन यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। सकारात्मक बातों की अति नकारात्मक बन जाती है। बिल्कुल। हमारी सबसे बड़ी ताकत ही जब हद से ज्यादा हो जाए तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। ये सोचना थोड़ा डरावना है ना, कि हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारा पतन बन सकती है अगर हम सावधान ना रहें तो। हाँ, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। लोकप्रिय आशावादी से शुरू करते हैं। उनका बातूनी और मजेदार होना तो सबको पसंद है। ये ताकत कमजोरी कैसे बनती है? जब उनका बातूनी होना इतना बढ़ जाए कि वो दूसरों की बात काटने लगे। अच्छा। जब उनका मजेदार स्वभाव इतना हावी हो जाए कि वो किसी भी गंभीर विषय पर ध्यान ही ना दे पाए। वो वादे तो बहुत करते हैं क्योंकि वो लोगों को खुश करना चाहते हैं, पर उन्हें पूरा करना भूल जाते हैं, जिससे वो अविश्वसनीय लगने लगते हैं। सही कहा। और उनका वर्तमान में जीने का गुण भविष्य की योजना न बनाने की लापरवाही बन जाता है। और सशक्त क्रोधी का नेतृत्व करने का गुण जो उन्हें इतना प्रभावी बनाता है। जब वही गुण, मतलब वो लीडरशिप, जरूरत से ज्यादा हो जाती है
तो वो तानाशाही या अधीरता बन सकती है। तो वो दूसरों पर हावी होने लगते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि सिर्फ वही सही है। वो दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं। काम पूरा करने की धुन में वो लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, जिसे अंग्रेजी में वर्कोहॉलिक कहते हैं। ये तो मैंने कई मैनेजर्स में देखा है। अच्छा, पूर्ण निराशावादी के परफेक्शन का क्या? परफेक्शन तो एक अच्छी बात होनी चाहिए। एक हद तक, लेकिन जब परफेक्शन की चाह जुनून बन जाए तो वो निराशा और उदासी में बदल सकती है। कैसे? जब चीजें उनके तय मानकों के हिसाब से नहीं होती तो वे बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। उनकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति, जो असल में गुणवत्ता सुधारने के लिए होती है, वो रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों में भी हमेशा कमियां ही ढूंढते रहते हैं। और कभी-कभी वो विश्लेषण करने में इतना समय लगा देते हैं कि फैसला ही नहीं ले पाते। और हमारे शांत संतोषी दोस्त, उनका शांत स्वभाव कैसे उनके लिए मुसीबत बन सकता है? उनका शांतिप्रिय स्वभाव आलस या अनिर्णय का रूप ले सकता है। आलस। एक तरह से वे संघर्ष से इतना बचते हैं कि जरूरी फैसले लेने से भी कतराते हैं और चीजों को टालते रहते हैं। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। जी, वो बदलाव का विरोध करते हैं क्योंकि उससे शांति भंग होती है। उनमें प्रेरणा की कमी हो सकती है क्योंकि वो मौजूदा स्थिति से ही संतुष्ट रहते हैं। और वो ना नहीं कह पाते होंगे। सही पकड़ा, जिससे लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, ये गतिशीलता हमारे संबंधों में कैसे काम करती है? खासकर जब विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ आते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, विपरीत ध्रुव आकर्षित होते हैं वाली बात। असल में कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। हम सब इन चारों का एक अनूठा मिश्रण है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों में एक या दो स्वभाव हावी होते हैं। हाँ, तो क्या होता है जब एक लोकप्रिय आशावादी की शादी एक पूर्ण निराशावादी से हो जाती है? शुरुआत में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? एक की ताकत दूसरे की कमजोरी को संतुलित करती है। कैसे? आशावादी व्यक्ति निराशावादी को उसकी उदासी और जरूरत से ज्यादा गंभीरता से बाहर निकालता है, उसे जीवन का आनंद लेना सिखाता है। और बदले में निराशावादी व्यक्ति आशावादी के बिखरे हुए जीवन में कुछ व्यवस्था और गहराई लाता है। हाँ, वो उन्हें समय पर बिल भरने और थोड़ा गंभीर होने में मदद करता है। ये तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है? असल जिंदगी में रोजमर्रा की खींचतान में यही अंतर टकराव की वजह बन जाते हैं। अच्छा। आशावादी को निराशावादी का हर बात पर विश्लेषण करना और परफेक्शन की मांग करना बोरिंग और नकारात्मक लगने लगता है। और निराशावादी को आशावादी का अनुशासनहीन और गैर गंभीर रवैया पागल कर देता है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि उनका साथी किसी बात को गंभीरता से लेता ही नहीं। और सशक्त क्रोधी और शांत संतोषी की जोड़ी का क्या? एक जो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा जो शांति चाहता है। यहाँ भी वही पैटर्न है। क्रोधी व्यक्ति फैसले लेता है और आगे बढ़ता है, जबकि संतोषी व्यक्ति धैर्य और स्थिरता लाता है, माहौल को शांत रखता है। ये तो एक बेहतरीन टीम हो सकती है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में क्रोधी को संतोषी का वो टाल मटोल वाला रवैया और अनिर्णय पागल कर सकता है। और संतोषी को क्रोधी का हर बात पर जल्दबाजी करना और नियंत्रण करने की आदत बहुत बहुत तनावपूर्ण लगती है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि हम अलग हैं। नहीं, जब तक हम एक दूसरे के मूल स्वभाव और उसकी प्रेरणा को नहीं समझते, हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते रहेंगे और निराश होते रहेंगे। बिल्कुल। अंगूर वाले किस्से पर वापस चलते हैं। फ्रेड को ये समझने की जरूरत थी कि उनकी पत्नी का तरीका गलत नहीं, बस अलग है। उनकी पत्नी की मूल प्रकृति सहजता की है। और लेखिका को ये समझना था कि फ्रेड के लिए व्यवस्था क्यों मायने रखती है। सही बात, क्योंकि उनकी मूल प्रकृति परफेक्शन और व्यवस्था की है। ये स्वीकृति ही रिश्तों की नींव है। ये समझना कि आपका साथी जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए चीजें नहीं कर रहा है, वो बस अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि ये रूपरेखा हमें किसी डिब्बे में बंद करने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझने के लिए है कि हम पहले से किस डिब्बे में हैं, ताकि हम उससे बाहर निकलना सीख सकें। ये आत्मस्वीकार और दूसरों को स्वीकार करने के बारे में है। और ये सुधार के लिए एक व्यवहारिक योजना बनाने का अवसर भी देता है। अच्छा। जब आप अपनी मूल प्रकृति को समझ जाते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकतों को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही अपनी प्रमुख कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर काम करने का संकल्प ले सकते हैं। ये किसी और की नकल करना नहीं है। नहीं, ये अपने ही कच्चे माल से बेहतरीन मूर्ति तराशना है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं,
अगर एक आदर्श व्यक्तित्व इन सभी सकारात्मक गुणों का संतुलन है, तो हमें दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनसे सीखने की जरूरत है। तो इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है जिससे अपने स्वभाव से अलग किसी दूसरे व्यक्तित्व की कोई एक ताकत उधार ली जा सके? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे अगर कोई गहरा सोचने वाला पूर्ण निराशावादी है जो हर चीज की योजना बनाता है, हाँ, तो क्या वो एक शाम के लिए लोकप्रिय आशावादी की तरह स्पॉन्टेनियसली कुछ कर सकता है, बिना किसी योजना के फिल्म देखने चला जाए? और अगर कोई तेज तर्रार सशक्त क्रोधी है जो हमेशा जल्दी में रहता है, तो क्या वो शांत संतोषी के धैर्य से कुछ सीख सकता है? किसी बैठक में बोलने से पहले शायद 10 तक गिनना, या किसी की बात को बिना काटे पूरा सुनना। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, नहीं, ये अपने नजरिए को विस्तार देने का एक तरीका है। इस पर सोचिएगा। तो दोस्तों, ये थी 4 तरह की पर्सनैलिटीज की वो साइकोलॉजी जो साबित करती है कि हमें लोगों को वैसा नहीं ट्रीट करना चाहिए जैसे हम हैं, बल्कि वैसा ट्रीट करना चाहिए जैसे वो हैं। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉट का ये एपिसोड सुनने के बाद आप लोगों से बहस करने के बजाय उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनसे डील करेंगे। अगर आज आपने लोगों का दिमाग पढ़ने का ये साइकोलॉजिकल सीक्रेट सीख लिया है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी हाजिरी लगाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, को-फाउंडर्स, अपनी सेल्स टीम और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने आसपास के लोगों को बेहतर समझ सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज का वो सवाल जो आपकी अपनी साइकोलॉजी और सेल्फ अवेयरनेस का सबसे बड़ा टेस्ट लेगा। हमने आज 4 तरह के लोगों के बारे में बात की: उत्साही बातूनी, उग्र बॉसी लीडर, परफेक्शनिस्ट डिटेल ओरिएंटेड और शांत पीसफुल। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको खुद का विश्लेषण करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे प्रमुख प्राइमरी पर्सनालिटी कौन सी है? उत्साही, उग्र, परफेक्शनिस्ट या शांत? और आपकी इस पर्सनालिटी ने आपके करियर या बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है या नुकसान? अपना सच कमेंट में लिखिए। अपनी पर्सनालिटी का नाम और उसका प्रभाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं हमारी ऑडियंस में सबसे ज्यादा किस पर्सनालिटी के लोग हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे साइकोलॉजी के एक नए राज और नई किताब के साथ। तब तक के लिए लोगों को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।